Hello बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. दिस इज नैंसी डेला एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ाई की है उसके अंदर हम सारे के सारे इम्यून सिस्टम को पढ़ चुके हैं. हमने स्टार्टिंग की थी कि इम्यूनिटी हम किसको बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन से बैरियर्स मिलते हैं. फिर हमने देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने कंपोनेंट्स पढ़े, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. हमने देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के पैथोजन से बचते हैं. हमने देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी की क्या क्या स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, कहां कहां पर हमें एंटीबॉडी मिलती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था. और हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, एग्जांपल्स हमने देखा था. एक्टिव इम्यूनिटी की क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, पैसिव इम्यूनिटी की क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, वैक्सीनेशन हमने डिटेल में पढ़ाई की है, ऑटो इम्यून डिजीज और इसके साथ साथ एलर्जी हम पढ़ चुके हैं. ये सारी की सारी चीज थी आपकी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड. अब इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है और इस चैप्टर के अंदर जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की डिजीज. ठीक है, उनकी पॉजिटिव एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. तो आज इस चैप्टर की सबसे पहली जो डिजीज है वो हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एड्स. ठीक है, तो चलिए हम थोड़ी बहुत ये एड्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लास्ट क्लास के अंदर भी देखी थी कि दो जो डिजीज हमने पढ़ी थी ऑटोइम्यून डिजीज के जस्ट बाद हमने डिस्कस किया था इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, जिसके अंदर इम्यून सेल्स की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और हम पढ़ चुके हैं SCID के बारे में. दोनों ही डिजीज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. एड्स हम आज हम पढ़ेंगे एड्स, और SCID को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. ऑल राइट, और एड्स आज का हमारा टॉपिक होगा. तो चलिए आप हेडिंग बनाइए एड्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम तो एड्स की फुल फॉर्म लिखते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा डेडली डिजीज है और हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर क्योर बिल्कुल भी नहीं है. इट्स अ नॉन क्यूरेबल डिजीज. ट्रीटमेंट पॉसिबल है, सिर्फ हम पर्सन की जिंदगी के कुछ साल हम बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो एड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म लिखते हैं एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, एक तो ये है इसका फुल फॉर्म. देखो ये जो एड्स है ये सिंड्रोम है. सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है डिजीज में, सिंड्रोम के अंदर मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं. सिंड्रोम के अंदर मल्टीपल इन्फेक्शन होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. और पॉजिटिव एजेंट को तो हम पढ़ ही चुके हैं. ठीक है, पॉजिटिव एजेंट है एड्स का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पॉजिटिव एजेंट. और जो पॉजिटिव जो एजेंट है दैट इज HIV. ठीक है, HIV एक वायरल डिजीज है और इस वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, HIV का ये फुल फॉर्म है. तो ये एक तो ये वायरल डिजीज है, एक तो बात यहां से आपको समझ में आई होगी. दूसरी ये एक्वायर्ड है. ठीक है, यानी कि ये एक्वायर्ड है, बर्थ के टाइम पर एड्स प्रेजेंट नहीं होगा. अब आप सोचोगे कि मैम मदर से जो इन्फेक्टेड मदर है उससे बच्चे में भी तो फैल सकता है, लेकिन वो कंडीशन है, मदर में भी तो कहीं से आया होगा ना. तो इसका मतलब है ये जो एड्स है ये एक्वायर्ड है, मतलब ये बर्थ के बाद एक्वायर होती है, तो ये बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट नहीं होती. तो पहला क्वेश्चन ये एक दोनों की आपको ये फुल फॉर्म आनी चाहिए. और ऊपर से इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके
स्ट्रक्चर की, ठीक है। पहले मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद जितनी भी जो बातें हैं वो हम बाद में लिखेंगे कि HIV सबसे जो पहला जो केस है वो कब आया था, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम बाद में लिखेंगे, पहले तो आपको स्ट्रक्चर समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बनाइए आप इसकी स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो आइए एक एक करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बनाऊं तो जो एड्स का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, सॉरी HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और हमें मिलेगा इसके साथ एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखो एक तो प्रेजेंट होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, ये तो जेनेटिक मटेरियल होगा। दूसरी बात, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे, और इसके साथ साथ एक और एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेस, ठीक है। इसके अलावा और भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे, ठीक है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे, फिलामेंटस फॉर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे, और एक एंजाइम होगा जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेस, ठीक है। अब इसके बाहर मैंने एक और गोला बनाया है, ठीक है, और ये भी मैं व्हाइट कलर से ही बनाऊंगी। इसके बाद ये प्रोटीन की कोट होगी बच्चे, ठीक है। अब क्या होगी, ये प्रोटीन की कोट होंगी, 2 प्रोटीन की कोट होंगी, और इसके बाहर प्रेजेंट होगी लिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगी, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होगी। ये मैंने लिपिड बाइलेयर बना दी। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर आपको जरूर आनी चाहिए, उसके बाद ही आप फर्दर काम कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद ही आपको अच्छी से चीजें समझ में आएंगी। ये मैंने बना दी है एक लिपिड बाइलेयर, और एक और लिपिड बाइलेयर मैंने बना दी है, ठीक है। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हो गई है। अब देखो, अब जो बाहर वाली जो लिपिड बाइलेयर है, यहां पर प्रेजेंट होंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन। ये सब हम पूरी की पूरी एक कहानी के उस फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल हम कहानी की फॉर्म में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्फेक्शन होता है। तो एक बार आप पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि पहले स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है HIV वायरस की, उसके बाद डिजीज कैसे कोज होती है, ठीक है। तो ये मैंने बनाई है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये आप अच्छे से बनाओ बहुत। अगर आपने साथ साथ नहीं बनाया ना तो आप फिर समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके लिए आपको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ी ही मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। अब देखो, चलिए एक बार नेमिंग लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगी। सबसे बाहर ये वाली जो लेयर जो आपको येलो कलर से रिप्रेजेंट की हुई है मैंने, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर। और उसके बाद जो व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, ये होगी प्रोटीन की कोट, और जो अंदर वाली है दैट इज P24, और जो बाहर वाली है दैट इज P17, दैट इज P17। और ये जो मैंने आप ग्लाइकोप्रोटीन लगाई है, ये है बाहर वाली, ठीक है, जिसके ऊपर ये जो रिसेप्टर से अटैच होगा दैट इज GP120, और ये जो पेडंकल है दैट इज GP41। GP का मतलब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये वाली जो स्ट्रक्चर जो येलो कलर से रिप्रेजेंट की हुई है मैंने, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे, ठीक है। और यहां से जो पिंक कलर के ऊपर मैंने इसके बिठाया हुआ है दैट इज रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। किस तरीके से रोल होगा वो हम देखेंगे। जो ग्रीन कलर का मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेस, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेस, ठीक है। अब देखो मेरे साथ एक बार फिर से देखो कि स्ट्रक्चर है एचआईवी वायरस की, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिलामेंटस फॉर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। फिर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होंगे, इंटीग्रेज प्रेजेंट होगा। अब ये पूरा का पूरा एनवेलप्ड है, ठीक है। किस तरीके से इसके जो बाहर है ये 2 प्रोटीन की कोट है, जिसको हम बोलते हैं, अंदर वाली को हम बोलेंगे P24 और बाहर वाली को हम बोलते हैं P17। उसके बाद जो येलो कलर से मैंने 2 लेयर रिप्रेजेंट की हुई है, इन लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर की ये लिपिड बाइलेयर होती है। और इसके बाहर जो मैंने ये आपको बल्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। जो बाहर गोल गोल से है पार्ट इसको हम बोलेंगे GP120, और जो पेडंकल पार्ट जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है ये होगा GP41, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन 41। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। अब देखो जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये अंदर बहुत अच्छे से तिजोरी के अंदर सेफ है, ठीक है। अंदर तिजोरी के अंदर ये क्या है, बिल्कुल सेफ है। अब इसको बाहर निकालना है। अब ये इन जो ग्लाइकोप्रोटीन है, आप ये समझ लीजिए एक लेयर के ऊपर लेयर है, ठीक है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल ये इसको सेफ गार्ड प्रोवाइड कौन कर रहा है, पहले प्रोटीन की लेयर, उसके बाद कौन सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, लिपिड बाइलेयर, और उसके बाद कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। यानी कि अंदर जेनेटिक मटेरियल छुप के बैठा हुआ है। अब क्या होगा, ये ताला, ठीक है, ये जो सबसे बाहर वाला ताला खुलने की जरूरत है। अगर सबसे बाहर वाला ताला अगर खुल गया तो जेनेटिक मटेरियल अंदर एंट्री कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस ताले को खोलना है। अब ताले की चाबी किसके पास होगी, ताले की चाबी होगी उन सेल के पास जिसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा CD4। एक बार ग्लाइकोप्रोटीन 120 CD4 रिसेप्टर के साथ आके जुड़ गया तो इसका मतलब है ये ताला खुल जाएगा और जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल अलोंग विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज एंजाइम ये एंट्री कर लेगा होस्ट सेल के अंदर। इतनी बात समझ में आई। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अंदर छुप के बैठा हुआ है, इसको प्रोटेक्शन मिल रही है बहुत सारी लेयर से। अब जो मेन जो ताला लगा रखा है मेन दरवाजे का, वो किसने लगा रखा है, GP120 ने, ठीक है। अगर GP120 ने ताले को खोल दिया, इसकी चाबी उस सेल के पास है जिसके पास CD4 रिसेप्टर है, और CD4 रिसेप्टर किसके पास होगा, मैक्रोफेजेस के पास एंड हेल्पर टी सेल के पास, ठीक है। अब देखिए ये एंट्री करेगा, ठीक, किसके थ्रू करेगा, बॉडी फ्लूइड के थ्रू करेगा, यानी कि ब्लड के थ्रू ये एंट्री करेगा। अब किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि अगर इस जेनेटिक मटेरियल ने रेप्लिकेशन करना शुरू किया तो आगे की पूरी कहानी खत्म है, ठीक है। अब देखो इतनी बात है कि इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर आना है। बाहर कब आएगा, जब GP120 CD4 के साथ आके अटैच होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका करते हैं मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हमने इसके ताले को खोलना है। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लिए एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी, एंट्री ऑफ HIV, किसकी एंट्री होगी, एंट्री ऑफ HIV वायरस की एंट्री होगी थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू आप बोल सकते हो, या फिर आप किसके थ्रू बोल सकते हो, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको इतना पता है कि हमने इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम के अंदर जो कमांडर सेल्स थी, यानी कि हेल्पर टी सेल्स, पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम में
जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, वो कौन सी करती हैं? हेल्पर टी सेल। ठीक है, हेल्पर टी सेल ही कमांडर है। अब यही हेल्पर टी सेल दूसरी साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करती थी, ठीक है, जिससे कि पैथोजन मरवाया जाता था। और यही हेल्पर टी सेल कमांड देती थी किसको? बी लिम्फोसाइट को, कि अब तुम एंटीबॉडीज बनाओ। यानी कि कमांडर कौन है? कमांडर है हेल्पर टी सेल। अब हेल्पर टी सेल ने क्या किया? ठीक है, हेल्पर टी सेल के पास सिर्फ एक वीकनेस है कि हेल्पर टी सेल बेचारी मारी इसलिए जाती हैं क्योंकि उनके पास चाबी है, और वो चाबी किसके लिए है? GP120 के लिए। ठीक है, अब ये वायरस घूमता हुआ ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर तो हेल्पर टी सेल भी है और मैक्रोफेजेस भी हैं, तो सबसे पहले ये वायरस किसके साथ जाके टकराएगा? ये वायरस टकराएगा, एक बार मैं यहां पे बना देती हूं, पहले हम इसको समझेंगे और उसके बाद हम पूरी की पूरी कहानी समझेंगे। ठीक है, एक बार आप ये बना लीजिए पहले। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये बनाया है मैक्रोफेजेस। ठीक है, जो बॉक्स बनाया है ये मैंने क्या बनाया है? मैक्रोफेजेस। अब आप समझिए कि ये तो वायरस है, छोटी सी स्ट्रक्चर मैं बना दूं, ठीक है, छोटी सी स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं, जो सपोज ये है वायरस, ये है जेनेटिक मटेरियल, इसके बाहर वाली ये डिफरेंट टाइप की लेयर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये है GP120 और GP41। ठीक है, और कसूर किसका है? कसूर किसका है? बेचारी मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये क्या है? ये है मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो कि फेगोसाइटिक सेल है। अब इन फेगोसाइटिक सेल के पास, इस फेगोसाइटिक सेल के पास क्या है बच्चे? इस फेगोसाइटिक सेल के पास चाबी है। किसकी चाबी है? ओके, ठीक है। अब इस मैक्रोफेज के पास चाबी है। किसके लिए चाबी है? ये चाबी होगी, ये मैंने रिसेप्टर बना दिया इस सेल का, ठीक है, इस सेल का मैंने ये रिसेप्टर बना दिया, और एक प्रोटीन की ग्लाइकोप्रोटीन मेरे को यहां पर भी बनानी पड़ेगी। अब जब समझो, आप ये समझो मेरी बात, ये बनाया मैंने GP120, ठीक है, और ये मैंने बना दिया CD4 रिसेप्टर, और CD4 रिसेप्टर के पास क्या है? चाबी है। ठीक है, यानी कि GP120 को खोलने की चाबी, GP120 एक ताला है, उसको खोलने की चाबी CD4 रिसेप्टर के पास है, और CD4 रिसेप्टर किसके ऊपर लगे हुए? मैक्रोफेजेस के ऊपर लगे हुए। जैसे ही ये दोनों आपस के अंदर टकराए, ठीक है, एक चैनल खुल गया, और वो चैनल खुल गया यानी कि अब ये पूरी की पूरी चीजें खुल गई है, यहां पर एक चैनल बन गया है, और अब ये वाला जेनेटिक मटेरियल जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, अब ये किसके अंदर आ गया? ये आ गया है मैक्रोफेजेस के अंदर। यानी कि अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? इंसर्शन ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? इंसर्शन। ठीक है, अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चे? इंसर्शन ऑफ RNA जीनोम। ठीक है, इंसर्शन ऑफ RNA जीनोम इन होस्ट सेल। होस्ट सेल यानी कि मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल ने एंट्री कर ली है। अब देखो, कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब कर पाएगा? कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस तब कर पाएगा तब जीन क्या बनाए? प्रोटीन। ठीक है, अब देखो, जब तक प्रोटीन नहीं बन जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये आपको पता है। प्रोटीन बनने का किस तरीके से पाथवे होता है? आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा होगा, सेंट्रल डॉगमा। यानी कि DNA से RNA बनना, जिसको हमने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन। RNA से प्रोटीन बनना, जिसको हमने क्या बोला था? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब इसी पाथ के थ्रू क्या बनेगा? प्रोटीन। DNA से RNA से प्रोटीन। लेकिन यहां पर तो क्या है? RNA है। ठीक है, दिस इज द वायरल RNA। ये क्या है बच्चे? ये है वायरल RNA। ठीक है, ये है वायरल RNA। अब ये जो वायरल RNA है, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा बच्चे? ये कन्वर्ट होगा, पहले तो इसको वायरल DNA के अंदर ही कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे पहले तो मतलब सेंट्रल डॉगमा तो यही होता है ना, DNA से RNA से प्रोटीन। ठीक है, अब RNA से प्रोटीन, ये जब तक ये इसको तो फॉलो होना ही पड़ेगा।
अब ये जो वायरल आरएनए है ये बन गया है वायरल डीएनए। ठीक है, अब वायरल आरएनए बन गया है वायरल डीएनए। ये किसकी मदद से होगी ये कहानी? ये होगी कहानी किसकी मदद से बच्चे? ये होगी कहानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये कहानी पॉसिबल है। देखो, दूसरी सेल के अंदर ये वायरस एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चाबी उनके पास नहीं है। सिर्फ मैक्रोफेजेस बेचारी इसलिए दुखी हैं क्योंकि इनके पास उस GP120 खुलने की चाबी है, दैट इज CD4 रिसेप्टर। अब ये चाबी मैक्रोफेजेस के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, अब जैसे ही GP20 ने CD4 रिसेप्टर को पहचाना, इंसर्शन हो गया आरएनए जीनोम का होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद वायरल आरएनए से पहले बनेगा वायरल डीएनए। ठीक है, ये किसकी मदद से बनेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि प्रोसेस तो उल्टी हो गई ना। वैसे तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। यहां से आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो उल्टा ही एंजाइम हमें चाहिएगा क्योंकि प्रोसेस भी उल्टी हो रही है। तो कौन सा एंजाइम होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने बना दिया है होस्ट सेल का डीएनए। ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया है, ये है होस्ट सेल और इस होस्ट सेल का ये बना दिया है डीएनए। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब ये जो वायरल डीएनए है बच्चे, ये इंटीग्रेट कर जाएगा। किसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा? इस वायरल डीएनए को इंटीग्रेट होना पड़ेगा। जैसे सपोज ये इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए टू द होस्ट डीएनए। यहां पे मैं स्टेप लिख रही हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए टू होस्ट डीएनए। और ये जो प्रोसेस होगी ये किसकी मदद से होगी? ये होगी इंटीग्रेस एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से? इंटीग्रेस। अब देखो इन वायरल आरएनए, इस भाई साहब ने क्या किया? वायरल आरएनए वायरल डीएनए बना दिया। अब ये जो वायरल डीएनए है इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ आके जुड़ गया। अब देखो जब रेप्लिकेशन होगी, जब ये डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो इसका मतलब है वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। अगर ये जो डीएनए प्रोटीन बनाएगा, इसका मतलब वायरल जो आरएनए है वो, अब सॉरी, अगर वायरल जो डीएनए है ये वायरल आरएनए बनाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? सारी की सारी मशीनरी किसकी यूज हो रही है? बेचारी होस्ट सेल की मशीनरी यूज हो रही है। जब होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो वायरल डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। होस्ट का डीएनए जब आरएनए बनाएगा तो वायरल डीएनए भी वायरल आरएनए बनाएगा। होस्ट का डीएनए प्रोटीन बनाएगा तो वायरल आरएनए भी प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होती गई और कंटिन्यू होके क्या मिलेगा? अब क्या बनेगा? वायरल आरएनए। इस वायरल आरएनए ने क्या बनाया? वायरल प्रोटीन्स। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पर बनी वायरल प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जब सपोज ये सेल है और ये सेल है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती रही और यहां पर फिर से क्या बन गया है? मल्टीप्लिकेशन होती रही है। ठीक है, अब ये मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती रही है और हम इस कलर का हमने ये यूज किया था। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे और साथ साथ में इसकी मशीनरी यूज करके ये सारी की सारी चीजें बनती रहेंगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनता रहेगा। ठीक है, बाकी की प्रोटीन जितनी भी आरएनए को बनने की जरूरत है, जो बाहर की प्रोटीन है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है, सब सारी की सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बनाती रहेंगी। अब ये बाद में जाके किसको इन्फेक्ट करेगा? साइमल्टेनियसली इन्फेक्ट करेगा हेल्पर टी सेल को। ठीक है, सेम हेल्पर टी सेल के पास भी क्या है? CD4 रिसेप्टर है। ठीक है, और ये कहानी फिर से चलती जाएगी क्योंकि ये CD4 रिसेप्टर होते हैं किसके पास? हेल्पर टी सेल के पास। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूं हुआ क्या। देखो यहां पर है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपके पास। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, यानी कि
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, एक रेट्रोवायरस है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होगा, एंजाइम प्रेजेंट होगा, इंटीग्रेस, ठीक है। इसके बाहर प्रोटीन की लेयर है, दैट इज 17 एंड 24। अब इसके बाहर फिर एक लिपिड बायलेयर है जिसके ऊपर लगी है ग्लाइकोप्रोटीन। सबसे जो बाहर निकली है दैट इज GP120, और जो अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर घुसी हुई है जिसको हम बोलते हैं पेडंकल भी, और वो किससे मिलके बनी है, GP41, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, अब आपने ये सुना होगा कि जो एड्स है, आपने बहुत सारी भ्रांतियां सुनी होंगी कि जो एड्स है ये मच्छर के काटने से भी होता है। क्यों मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता, एक तो ये समझो, ठीक है। अगर आपने कहीं सुना है कि मच्छर के काटने से एड होता है तो वो बिल्कुल गलत है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि मच्छर के अंदर CD4 रिसेप्टर ही नहीं होता। अगर CD4 रिसेप्टर ही नहीं होगा तो ताला खुलेगा ही नहीं। समझ में आई बात। अब देखो कि ये पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है इस वायरस का अंदर सेफ है, ठीक है, सब कुछ चीजें लॉक्ड हैं। अब इसको हमें खोलना है, ठीक है। खोलने के लिए GP120 एक ताला है जिसकी चाबी किसके पास है, मैक्रोफेजेस के पास है, क्योंकि CD4 रिसेप्टर उसके पास है। जैसे ही GP120 CD4 रिसेप्टर आपस में कांटेक्ट में आएगा, देखो GP120 हमेशा क्या रहता है, मास्क्ड रहता है, ठीक है, हमेशा घिरा रहता है। लेकिन जब जैसे ही CD4 रिसेप्टर इसके कांटेक्ट में आया, बस थोड़ी सी देर के लिए ही ये एक्सपोज हुआ और इसका जेनेटिक मटेरियल मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। जैसे ही एंटर करा तो वायरल आरएनए, पहले वायरल डीएनए बनाया। प्रोसेस उल्टी हो रही है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसका मतलब एंजाइम भी उल्टा चाहिए, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो डीएनए है होस्ट सेल के साथ आके अटैच हो गया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस। अब इस वायरल डीएनए ने वायरल आरएनए बनाया, उसके बाद वायरल प्रोटीन बनेगा। अब वायरल प्रोटीन अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती रही और फिर ये साइमल्टेनियसली किसके अंदर एंट्री करेगा, हेल्पर टी सेल। अब हेल्पर टी सेल भी बेचारी क्या करें, हेल्पर टी सेल के पास भी चाबी है और उस चाबी का नाम क्या है, CD4 रिसेप्टर। अब हेल्पर टी सेल के साथ ही पूरी की पूरी कहानी होगी, और जो हेल्पर टी सेल का नंबर क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। आप देखो, अगर जो कमांडर सेल का ही नंबर रिड्यूस हो गया, अगर कमांडर सेल का ही नंबर रिड्यूस हो गया बच्चे, तो फिर पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, मोड ऑफ एक्शन की। और जो आपको एग्जाम में लिखना है वो मैं आपको लिखवा देती हूं, ठीक है। अगर आपने ये भी बनाया तो आपके पूरे नंबर हैं, ठीक है। अगर आपने ये भी बनाया है तो पूरे नंबर है। इसका मतलब टीचर को पता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं, जैसे HIV एंटर्स इन बॉडी, HIV एंटर्स इन बॉडी वाया ब्लड और बॉडी फ्लूइड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, इट विल कम इन कांटेक्ट विद CD4 रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहीं पे मैं आपको लिखवा देती हूं कि सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो मैक्रोफेजेस के अंदर होगी इस वायरस की, इसीलिए मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री भी बोला गया है। क्या बोला गया है, HIV फैक्ट्री भी बोला गया है। जैसे ही इंसर्शन होगा, अब वो ताला खुल गया है, ठीक है, चाबी मिल गई है। अब इंसर्शन ऑफ RNA जीनोम अलोंग विद, सिर्फ RNA जीनोम एंटर करेगा अलोंग विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेस, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेस। ऑलराइट, ये पूरी की पूरी कहानी होगी। अब उसके बाद क्या होगा, वायरल RNA, ठीक है, इंसर्शन ऑफ RNA। अब क्या बनेगा, वायरल
डीएनए। अब ये जो वायरल डीएनए है किसकी मदद से बनेगा, मैं यहीं पे लिख देती हूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये पूरी की पूरी कहानी होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद जैसे ही वायरल डीएनए बना, इट गेट एसोसिएटेड विद होस्ट डीएनए। अब ये एसोसिएट कर जाएगा विद होस्ट डीएनए, और जैसे ही होस्ट डीएनए के साथ ये एसोसिएट किया तो उसके बाद क्या होगा बच्चे, एसोसिएटेड विद होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए के साथ इसने एसोसिएट किया तो अब मल्टीप्लिकेशन होगा, वायरल आरएनए बनेगा और उसके बाद प्रोटीन्स बनेंगी। ठीक है, वायरल प्रोटीन्स बनेंगे, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल तैयार है। अब ये किसको इन्फेक्ट करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा हेल्पर टी सेल्स। क्यों, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स के पास भी CD4 रिसेप्टर है, हेल्पर टी सेल के पास भी CD4 रिसेप्टर है। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, हेल्पर टी सेल के पास CD4 रिसेप्टर है और इसके बाद फिर से वायरल क्या बनेगा, डीएनए बनेगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये सेल्स मरती रहेंगी और इस जेनेटिक मटेरियल का क्या होता रहेगा, मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा वायरल डीएनए से। फिर वायरल आरएनए बनेगा और प्रोटीन्स बनेंगी और प्रोजेनी बनती रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स रिड्यूस फ्रॉम 1200 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड टू अराउंड लेस देन 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, जो नंबर है वो इतना कम हो जाता है। ये बहुत सीवियर केसेस के अंदर होगा, इनिशियली सिम्टम्स बहुत वो रहेंगे। ठीक है, मतलब इनिशियली जो सिम्टम्स है वो इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ठीक है, इनिशियली सिम्टम्स मतलब एकदम से ही इम्यून सिस्टम नहीं ठप होगा। और यहाँ पे अगर ऐसा हुआ, अगर इतना नंबर रिड्यूस हो जाता है तो आप क्या बोल सकते हो, इम्यून सिस्टम कोलैप्स, इम्यून सिस्टम कोलैप्स। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, HIV पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वायरस ने बॉडी के अंदर एंट्री कर ली है। एड्स हम कब बोलते हैं, एड्स हम जब बोलेंगे जब हेल्पर टी सेल का नंबर 1200 सेल पर मिलीमीटर क्यूबिक पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड से रिड्यूस होके सिर्फ 200 बच जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर हम बोलते हैं एड्स, इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, एड्स। HIV पॉजिटिव होने का मतलब है कि अभी अभी वायरस ने एंट्री की है, क्योंकि जब सिम्टम्स आते हैं, जैसे इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम्स आएंगे तो वो लंबा पीरियड रहता है। ठीक है, तो उसको विंडो पीरियड किसको बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं, हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मुझे बताओ आपको क्या मैकेनिज्म समझ में आया, आपको क्या मैकेनिज्म समझ में आया। HIV फैक्ट्री हम बोलेंगे मैक्रोफेजेस को, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होती है और साइमल्टेनियसली फिर हेल्पर टी सेल पर अटैक होता है और हेल्पर टी सेल का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। अब आपको इतनी बात समझ में आती है कि इम्यून सिस्टम कोलैप्स क्यों हो जाएगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्यों कोलैप्स हो जाएगा, तो मेरे बच्चों इम्यून सिस्टम इसलिए कोलैप्स हो जाएगा कि यही तो कमांडर थी, यही तो जो हेल्पर टी सेल है। याद है जब हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा था, तभी मैंने आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पहले पढ़ाया है कि हेल्पर टी सेल कमांडर है। अब इनके पास सिग्नल जाएगा, उसके बाद ही यही जो सिग्नल भेजेंगी किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, कि अब तुम्हें पैथोजन को मारना है, और यही सिग्नल भेजती हैं किसको, यही सिग्नल भेजेंगी बी लिम्फोसाइट को कि वो एंटीबॉडीज बनाएंगी। एड्स के केस में क्या होता है कि थोड़ा सा भी इंफेक्शन हुआ तो पर्सन की डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम एकदम ठप हो चुका है। मतलब कि इतने सारे एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस है, एंटीजेंस है, तो इम्यूनिटी बॉडी जो पर्सन की इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो हो जाते, फाइट ही नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि हेल्पर टी सेल का नंबर इतना रिड्यूस हो गया। अब ये आगे इंफॉर्मेशन ही नहीं भेज पाएंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भेज पाएंगी तो आगे की पूरा इम्यून सिस्टम एकदम जीरो। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिख लेते हैं कि सबसे पहले एड्स कब रिपोर्ट हुआ। ठीक है,
तो आप यहाँ पर तो लिख सकते हो ना पूरी की पूरी चीजें। ओके, यहाँ पर अगर मैं इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो मैं यहीं पे लिख देती हूं, जैसे कि 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे, ठीक है, और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन की कोट होगी, दैट इज P24 P17, 2 लिपिड बाइलेयर होंगी, ठीक है, 2 लिपिड बाइलेयर होंगी, इंटीग्रेज एंजाइम प्रेजेंट होगा और ग्लाइकोप्रोटीन होगी GP120 एंड GP41। GP का मतलब है ये पूरी की पूरी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर ऑफ HIV है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातों की। चलो, फर्स्ट HIV केस, सबसे पहला जो HIV केस डिटेक्टेड इन US इन 1981, ठीक है, 1981 के अंदर सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद फर्स्ट HIV केस इंडिया के अंदर डिटेक्टेड हुआ है, डिटेक्टेड इन इंडिया इन 1986, ठीक है, 1986 कहां पर, चेन्नई के अंदर, कहां पर, चेन्नई के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सिम्टम्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ठीक है, सिम्टम्स के अंदर बच्चे क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो, सिम्टम्स के अंदर वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस, स्वेटिंग, हाई फीवर, जनरली ना स्टार्टिंग के अंदर यही सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं, जनरली स्टार्टिंग के अंदर यही सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, और जो पर्सन है वो इनको नेग्लेक्ट कर देता है, और उसके बाद हम ये तो सब हम बोलते हैं कि HIV है, ठीक है, जब ये सारी की सारी चीजें जब सिम्टम्स आते हैं तो हम बोलते हैं पर्सन को HIV है, ठीक है। अब जो मेन सिम्टम क्या आता है बच्चे, बॉडी susceptible to various pathogens, ठीक है, यानी कि ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि ऐसा इन्फेक्शन जो पहले किसी भी पैथोजन की वजह से होता था तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको एकदम से फाइट कर लेगी, लेकिन अब हेल्पर टी सेल का नंबर इतना रिड्यूस हो गया है कि बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल 0 हो गई है। अब कोई भी पैथोजन आया तो बॉडी रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगी, और इसको हम बोलते हैं ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जैसे कि जो एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो डेथ होती है बेसिकली वो टीबी की वजह से होती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस का वो इजीली एयर के अंदर मिलता है, ठीक है। हर्पीज हो सकता है, ठीक है, हर्पीज हो सकता है, हेपेटाइटिस, ये सारी की सारी क्या हो सकती हैं, मतलब ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो इसके अंदर जो मेन क्या होगा, इम्यून सिस्टम कोलैप्स। रीजन मैंने आपको बता दिया है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को जैसे कि बहुत जल्दी कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, वेट लॉस एकदम से हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, हाई फीवर होगा, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट अगर हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है बच्चे, एलाइजा, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, ठीक है। अगर एलाइजा पॉजिटिव आया है तो उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कंफर्मेटरी जो टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के अंदर ही पेशेंट की वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है, नहीं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग तभी डॉक्टर सजेस्ट करेगा जब पेशेंट एलाइजा पॉजिटिव आया है, ठीक है। जिसने एलाइजा पॉजिटिव आया है उसके बाद ही कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अब देखो,
ये जो इन्फेक्शन का इतना जल्दी पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एक होता है विंडो पीरियड, ठीक है। हम एक और चीज लिख लेते हैं, ठीक है, आपको कभी भी समझ में आ जाएगा। एक तो हम लिखते हैं विंडो पीरियड, विंडो पीरियड क्या होता है, और एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। ये मैं आपको बता ही देती हूँ, ये आपके जानने की जरूरत है। वैसे तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, इट इज द टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। और ये कितना होता है बच्चे, ये होता है अराउंड 1.5 मंथ या फिर 3.5 मंथ, ठीक है। और आप इसको आप लिख सकते हो। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन, it is the time period between infection and appearance of symptoms, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, जब सिम्टम आते हैं, इन्फेक्शन हो चुका है और सिम्टम्स आते हैं, उस बीच के टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और ये होता है अराउंड मंथ्स, फ्यू मंथ से लेके ईयर्स, ठीक है। फ्यू मंथ से लेके ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक सिम्टम्स नहीं आते तो हम यूजुअली कितना बोलते हैं, 2 साल, ठीक है। 2 साल ऑन एन एवरेज बोलते हैं, लेकिन यहां तक 10 ईयर्स तक भी सिम्टम्स नहीं आते। अब देखो इसका जो पता लगाना क्यों मुश्किल है, क्योंकि देखो जो GP1 हमारी बॉडी के अंदर हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं, इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज बनी है तो इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन है। लेकिन जो GP120 है, मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा मास्क रहता है, ठीक है। और जो ये एक्सपोज होगा, हमारी इम्यून सेल्स इसको पहचानेंगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगी। क्यों बनाएंगी, क्योंकि जब ये हल्का सा एक्सपोज होगा, वैसे तो ये हमेशा क्लोज रहता है यानी कि मास्क रहता है, जब CD4 रिसेप्टर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो बहुत कम टाइम के लिए एक्सपोज होगा, ठीक है। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया, फिर से क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा, ठीक है। तो जो अनमास्किंग होती है GP120 की, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है, और इसीलिए हमारी इम्यूनिटी इसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बहुत ही कम बना पाती है, क्योंकि हमेशा ये क्या रहता है, GP120 मास्क रहता है, ठीक है। तो विंडो पीरियड का मतलब क्या, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन और क्लिनिकल डायग्नोसिस। और अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं कि इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स स्टार्टिंग के अंदर बहुत, जैसे कि स्वेटिंग हो गई, हाई फीवर आ गया, ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स है, वेट लॉस। लेकिन जो हम एड्स कब बोलते हैं, हम एड्स बोलते हैं जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम एकदम ठप हो जाता है, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल 1200 से लेकर अराउंड 200 बच जाती हैं, ठीक है, तब हम बोलते हैं एड्स। तो ये पूरी की पूरी किसके बारे में है, डिटेल स्टडी एड्स के बारे में। अगर मैं बात करूं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जो एड्स है वो किस तरीके से फैलता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्या है, यानी कि फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। फ्रॉम द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, एक तो ये तरीका हो गया। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ठीक है। तो बच्चे देखो, अब तो जैसे भी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो स्टार्टिंग के अंदर मदर का जो ब्लड टेस्ट है पूरा करने लग गए हैं। अदरवाइज अगर बाद में पता चलता है तो तब तक चाइल्ड भी क्या मिलता है, बच्चा भी HIV पॉजिटिव मिलता है। और हमें पता है कि एड्स, जिसको भी एड्स है उसकी कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है। तो पहले ही अब मदर का HIV टेस्ट होता है। और अगर मैं बात करूं, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो अगर हम बच्चे का अगर 2.5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जब टेस्ट करते हैं तब वो क्या मिलेगा, HIV पॉजिटिव मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, यूज ऑफ रेजर्स, ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल्स,
यानी कि देखो अब तो जैसे बहुत लोग, जैसे अभी रिसेंट में केस आया था कि 2 और HIV पॉजिटिव मिले हैं क्योंकि वो अपने बॉडी के ऊपर टैटू बनवाने गए थे, तो वहां पे इन्फेक्टेड जो भी नीडल्स हैं, रेजर्स हैं, ये यूज करते हैं। ठीक है, ये तो जैसे रेजर जो भी सैलून वगैरह के अंदर, तो जो जिससे टैटू बनाते हैं वो मे बी इन्फेक्टेड हो। तो ये बहुत सारे मतलब मोड है ट्रांसमिशन के। तो एक्चुअली में जो हमें पता है कि एड्स इस तरीके से फैलता है, ठीक है, तो हम क्यों ना इसकी प्रिकॉशन ले, क्योंकि हमें पता है कि इस डिजीज का कोई भी क्योर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, फ्रॉम सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, या फिर फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो ये आजकल जितने भी मतलब हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स हैं, वहां पर फ्रेश नीडल्स, फ्रेश सिरिंज यूज करते हैं डॉक्टर्स। तो ये सारे के सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और एड्स किस तरीके से नहीं फैलता, ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मेयर टच से, ठीक है, ठीक है, किसिंग से और हग से, ठीक है, और हम बोल सकते हैं हाँ मेयर टच, किसिंग, हग से, इन सब, हाँ मस्किटो बाइट से, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मस्किटो बाइट से। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, डू नॉट स्प्रेड एड्स, इन चीजों से एड्स नहीं फैलता। ठीक है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद, अगर बॉडी का फ्लूइड कांटेक्ट में आ गया है, बॉडी का फ्लूइड कांटेक्ट में आ गया, तभी मेन रीजन है एड्स का ट्रांसमिशन का। ठीक है, तो फ्रॉम द सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, यूज ऑफ रेजर, इन्फेक्टेड नीडल्स, जो भी ड्रग्स अब्यूजर है, ठीक है, उनमें केसेस ज्यादा है क्योंकि वो ड्रग लेते हैं, वो किसकी मदद से लेते हैं, नीडल्स। ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं, फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हैविंग मल्टीपल पार्टनर। ठीक है, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ये सारे के सारे रीजंस हैं। अगर हम बोले कि मतलब क्या क्या प्रिवेंशन है, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइडिंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ऑलवेज यूज कॉन्डोम, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, मतलब पहले ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी का भी यूज्ड रेजर या फिर इन्फेक्टेड नीडल्स ना यूज करके, ठीक है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो प्रॉपर ब्लड की टेस्टिंग होती है, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अवॉइड करके। तो जो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगा, प्रिवेंशन। ये आप लिख सकते हो, इन चीजों से एड्स नहीं फैलता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखो एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब देखो एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्लोगन है क्या, मतलब जैसे भी एक स्लोगन है, जैसे कि आपने सुना होगा, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, यानी कि मतलब इग्नोर करके नहीं, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, अब देखो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इस बात को लेके कि एड्स किस तरीके से फैलता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज वगैरह बनाए हैं, जिसमें नैको की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अवेयर करती है पीपल को रिगार्डिंग एड्स, अवेयर पीपल रिगार्डिंग एड्स। ठीक है, अवेयर पीपल रिगार्डिंग एड्स। और अब अगर मैं बात करूं कि ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, अब देखो मैंने एक बार आपसे कमेंट में बोला था कि वर्ल्ड एड्स डे क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर होता है। अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि नॉन क्यूरेबल डिजीज, ये क्या है, एक नॉन क्यूरेबल डिजीज है। ठीक है, एड्स क्या है, एक नॉन क्यूरेबल डिजीज है, यानी कि एड्स की कोई क्योर नहीं है, but certain drugs can prolong life of person, मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स जरूर हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन की जिंदगी के कुछ साल बढ़ा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग क्या करेगी, इट ब्लॉक्स द स्टेप ऑफ
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब आप पढ़ के आ चुके हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करता है कि डीएनए से आरएनए बनाना या आरएनए से डीएनए बनाना, यानी कि आरएनए से क्या बनाना, डीएनए। ठीक है, जो भी आरएनए है उससे क्या बनाना, वायरल डीएनए बनाना। ठीक है, ये कौन काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस स्टेप को क्या कर देगी, रोक देगी। ठीक है, और कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज जुडोविडीन। ठीक है, जुडोविडीन या फिर आप एजिडोथाइमिडीन बोल सकते हो, एजोथाइमिडीन। ठीक है, ये कुछ ऐसी जो ड्रग्स होती हैं जो कि प्रोलॉन्ग मतलब कुछ जिंदगी के कुछ साल बढ़ा देती हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हमें पता है कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में बॉडी फ्लूइड नहीं आना, तो हम वो सारे के सारे स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं जहां से चांसेस है। ठीक है, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल्स का भी यूज नहीं करनी चाहिए। जब भी मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर कोई भी आप जा रहे हो, लोकल हॉस्पिटल्स के अंदर भी जा रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि कहीं पर वो नीडल मतलब यूज तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इनफैक्ट मदर टू चाइल्ड भी फैल सकता है, लेकिन हम अगर टाइम पे मदर का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो हम बच्चे को तो बचा ही सकते हैं, मतलब एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन देखी जाती है डॉक्टर्स के थ्रू की क्या अप्रोप्रिएट रहेगी। ठीक है, अगर पहले ही पता चल गया तो बहुत सही है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इस डिजीज का कोई भी क्योर नहीं है। ऑलराइट, तो ये पूरी की पूरी कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने मैकेनिज्म देख लिया है, और इसके अंदर हम किस तरीके से हम पता चल गया है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जो इम्यून जो सिस्टम है पूरा का पूरा ठप हो जाता है। ठीक है, क्या विंडो पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, और यहाँ पर ट्रीटमेंट है, और यहाँ पर मैं वर्ल्ड एड्स डे भी लिख देती हूँ। ठीक है, और वर्ल्ड एड्स डे अब तो बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं लोग, दैट इज 1 दिसंबर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। क्या आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है अबाउट एड्स। आप देखो, द वर्ल्ड एड्स डे the world AIDS stand for the acquired immunodeficiency syndrome. This means deficiency of immune system. ठीक है, यानी कि HIV का नाम बहुत बाद में दिया गया, that is human immunodeficiency virus। क्यों? क्योंकि वहां पर इम्यून सेल यानी कि इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, इम्यून सेल डेफिशिएंट हो जाती है, एंड इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इज नॉट ए कोजेनाइटल डिजीज। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्या एड्स एक कोजेनाइटल डिजीज है, क्या बर्थ से प्रेजेंट होती है? जी नहीं, एड्स को एक्वायर किया जाता है आफ्टर बर्थ। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि सिंड्रोम यानी कि आप देखो ना, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन एंटीजेंस अटैक करते हैं पर्सन के ऊपर, और इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना वीक है तो सस्टेन ही नहीं कर पाता। पहला जो केस है वो 1981 के अंदर आया था, एंड इन द लास्ट 25 years इट हैज स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। ठीक है, कितना ज्यादा बड़ा एक नंबर है। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक मेंबर है ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस दैट इज रेट्रोवायरस। ठीक है, जो कि एनवेलप्ड है एनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम, हमें पता है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर। ट्रांसमिशन है किस तरीके से होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ऐसे पेशेंट जहां पर जिनको रेगुलर मतलब ट्रांसफ्यूजन चाहिए ब्लड का, जैसे कि थैलेसीमिया की पेशेंट, ठीक है, अगर प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग नहीं की गई तो इन जो पर्सन जिनको थैलेसीमिया है वहां पर एड्स के फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स अब्यूजर फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड through the placenta. So people who are at high risk of getting these infection, individuals who have multiple sexual partners, जो भी ड्रग एडिक्ट हैं वो,
or individual who required rapid blood transfusion and children born to an HIV infected mother. Do you know when do people need repeated blood transfusion? यानी कि कब चाहिए उनको, ये मैंने अभी बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. Find out and make a list of such condition. It is important to note that HIV AIDS is not spread. किस से नहीं फैलता, टचिंग से, फिजिकल कांटेक्ट से, ये हमेशा किसके थ्रू फैलता है, बॉडी फ्लूइड से. ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है. It is hence imperative for the physical and psychological well-being that HIV AIDS infected person are not isolated from the family and society. देखो, एक तो ऑलरेडी HIV हो चुका है, ऊपर से अगर सोसाइटी का, ठीक है, अगर उनको कहीं से भी प्यार सिंपैथी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो और ज्यादा डिप्रेसिंग फील करता है. ऑलरेडी वो सिचुएशन कितनी डिप्रेसिंग है, तो सोसाइटी फैमिली से उनको एकदम आइसोलेट नहीं करना चाहिए. देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग, हमेशा एक टाइम लैग रहता है किससे, इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम से. और ये पीरियड मतलब वेरी करता है फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स, और जो ईयर्स है वो 5 से लेकर 10 साल भी हो सकते हैं. ऑन एन एवरेज की बात करूं तो हम 2 साल बोल सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट है आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, ये पूरा का पूरा मोड ऑफ एक्शन है. आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. पहले क्या बनेगा, वायरल डीएनए बनेगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अब ये जो वायरल डीएनए अटैच हो जाएगा किसकी मदद से, इंटीग्रेज की मदद से टू द होस्ट डीएनए, और इट डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल, और बोलेगा कि तुम अब मेरा ये काम करो, और फिर बहुत ज्यादा प्रोजेनी मिलेगी. मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इन दिस वे, एक्ट्स लाइक HIV फैक्ट्री. मतलब मल्टीप्लिकेशन मैक्रोफेजेस के अंदर होता रहेगा. इसलिए जो मैक्रो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री. मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री बोलते हैं. साइमल्टेनियसली जो HIV है वो कहां पर एंटर करता है, हेल्पर टी सेल के अंदर, replicate and produce progeny virus. The progeny virus released in the blood attack and other helper T lymphocyte, और ऐसे multiplication होता रहेगा. And this is repeated leading to progressive decrease in number of helper T cell in the body of infected person. Number helper T cell का बहुत कम हो जाएगा during this period. Person suffer, मतलब क्या क्या है, from bouts of fever, diarrhea, weight loss. Due to decrease in the number of helper T cell, the person starts suffering from infection, and that could have been otherwise overcome, such those due to bacteria, mainly mycobacterium, viruses, fungi, even parasites like toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient that she or he is not unable to protect himself against this infection. A widely used diagnostic test, जिसको हम क्या बोलते हैं, enzyme linked immunosorbent test, से the treatment of AIDS with antiretroviral drug is only the partially effective. देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कि जो एंटीरेट्रोवायरल ड्रग है, जो एंटीरेट्रोवायरल ड्रग का जो यूज है ये पार्शियली इफेक्टिव है. कंप्लीटली इफेक्टिव होता तो क्योर ही हो जाती ना. पार्शियली इफेक्टिव है, इसका मतलब सिर्फ हम पेशेंट की लाइफ के कुछ साल बढ़ा सकते हैं. दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पर्सन बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ. मतलब डेथ तो निश्चित है. ठीक है, डेथ तो निश्चित है. ये सारी की सारी कहानी है. प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एड्स हैज नो क्योर. एड्स का कोई भी क्योर नहीं है. प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन. मोरओवर HIV infection are more often spreads due to conscious behavior patterns, and this is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid. Of course, infection in the blood transfusion patient, newborn mother may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been rightly stated that do not die of ignorance. ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें पता हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो फिर तो डेथ निश्चित है. ठीक है, और कंट्री के अंदर बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड नैको की फुल फॉर्म आ सकती है एक नंबर में, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल. मतलब अवेयर कर रहे हैं लोगों को. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood from blood banks. जो भी ब्लड बैंक्स है उनको बहुत स्टेराइल कंडीशन में रखना चाहिए. ठीक है,
मतलब उनको प्रॉपर चेक करना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को अगर हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए ब्लड की, इंश्योरिंग दैट ओनली यूज ऑफ डिस्पोजल नीडल सिरिंजेस पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर यूज हो रही है नहीं हो रही। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ये तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर ही रही है, क्योंकि आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था कि सिर्फ एक बैरियर मेथड है कॉन्डम्स, जो कि एक मोड ऑफ एक मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, एज वेल एज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है और एड्स जैसी डिजीज से भी बचाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, अगर आपको पता है कि ऑलरेडी HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो यू शुड अवॉइड इंटरकोर्स, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रोमोटिंग द रेगुलर चेकअप्स फॉर द HIV इन द ससेप्टेबल पॉपुलेशन आर सम सच स्टेप्स टेकन अप। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है किसकी, एड्स की। नेक्स्ट है इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। ठीक है, छुपाने की बात नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। इन्फेक्शन में भी स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल, HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल एंड नीड हेल्प सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग shunned by the society unless society recognize it as a problem to be dealt with in a collective manner. The chances of wider spread of the disease increase manifold. It is malady that can only be tackled by the society and the medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. ठीक है, अगर आपको पता है कि किस वजह से एड्स हो रहा है, ठीक है, सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि इस डिजीज के अंदर मतलब कोई भी क्योर नहीं है। ठीक है, जो डेथ होती है और वो निश्चित ही है, तो बेटर है प्रिकॉशंस लेना, प्रिवेंशन लेना। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है, ये हम समझा चुके हैं आपको। वायरल RNA है वो इंसेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को, एंट्री करेगा, वायरल DNA बनेगा, हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब ये होस्ट सेल के साथ अटैच्ड होगा, फिर न्यू वायरस प्रोड्यूस होंगे और फिर ये इन्फेक्ट करेंगे अदर हेल्पर T सेल को। अगर मैकेनिज्म पूछा जाता है तो बेस्ट है आप ये बनाओ। अगर फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज अगर आपने डायग्राम बना दिया तो उसके बाद कुछ भी नीड नहीं है। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि जो भी आपने चीजें समझी क्या उसका कुछ आपको सामने से आए, आपको आती है चीजें समझ में। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है एड्स का मैकेनिज्म। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट सफर्ड फ्रॉम एड्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट HIV सिलेक्टिवली टारगेट्स एंड डिस्ट्रॉय। जो HIV है वो किसको सिलेक्टिवली टारगेट करता है? मैक्रोफेजेस और मास सेल, बी सेल, NK सेल्स। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा मैक्रोफेजेस के अंदर पहले, इसीलिए उनको मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री बोलते हैं। हेल्पर T सेल के ऊपर टारगेट किया जाता है। ठीक है, और यही हमारे इम्यून सिस्टम की क्या है, कमांडर हैं, जो कि आगे किस तरीके से पैथोजन को मारा जाएगा यही तो इंफॉर्मेशन भेजते हैं। अगर इंफॉर्मेशन ही इन्होंने भेज दी तो इसका मतलब है, इंफॉर्मेशन इन्होंने आगे नहीं भेजी तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब इम्यून सिस्टम ऑलरेडी ठप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV इज अ रेट्रोवायरस कॉजिंग एड्स इन ह्यूमन कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एड्स का। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, बिल्कुल। प्लेसेंटा इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, बिल्कुल है। टच से, फिजिकल कांटेक्ट से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NACO स्टैंड्स फॉर। NACO जो कि लोगों को एड्स के रिगार्डिंग अवेयर करती है, इसकी फुल फॉर्म दैट इज नेशनल, ठीक है, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, द टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ HIV एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, जो भी इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है? जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या होगा? फ्यू मंथ से लेके 5 to 10 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये याद रखना, सिम्टम्स आने में टाइम लग जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू। अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो सबसे पहले कहां पर इंफेक्ट करेगा? मैक्रो
मैक्रोफेजेस के अंदर, वहीं पर मल्टीप्लाई करता है और इसीलिए मैक्रोफेजेस को हम क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, HIV फैक्ट्री बोला जाता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विच सेल ऑफ द बॉडी एक्ट एज HIV फैक्ट्री। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। HIV फैक्ट्री किनको बोला जाता है, मैक्रोफेजेस को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Next, which of the following statement is wrong with respect to its? ELISA is a diagnostic tool. Antiretroviral drug is only partially effective. The death is evitable by the use of drugs against retrovirus. The drugs can only prolong the life. बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू इट्स। एलाइजा यानी कि क्या एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मैंने आपको बताया है कि कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, जल्दी बताओ कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, जल्दी बताओ। कंफर्मेटरी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट, और स्क्रीनिंग टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट को हम बोलते हैं एलाइजा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज पार्शियली इफेक्टिव। जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है वो बिल्कुल पार्शियली इफेक्टिव है, क्योंकि क्योर तो है ही नहीं, सिर्फ वो क्या कर सकती है, प्रोलॉन्ग कर सकती है, मतलब लाइफ वो बढ़ा सकती है। डेथ इज इवाइटेबल बाय द यूज ऑफ ड्रग्स, डेथ इज इनएविटेबल, कोई रोक नहीं सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। द ड्रग कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी कैसे बोलती है, और ये वर्ड मैंने अभी आपको पढ़ाया था, और ये वर्ड है कहाँ पे, डेथ इज इनएविटेबल, यस, विच इज इनएविटेबल, ठीक है, डेथ को कोई भी रोक नहीं सकता। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the individual who is at high risk of AIDS can be individual with the multiples who is not, ये ध्यान में रखना, नॉट पूछा है वो है, individual with multiple sexual partner, drugs addict who take drugs intravenously, children born to HIV infected mother, individual undergone a blood transfusion because of an accident। देखो अगर एक्सीडेंट के टाइम पे अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो पूरी की पूरी क्या होगी, ब्लड टेस्टिंग होती है, ठीक है, ऐसे ही बिना टेस्ट किए ब्लड को नहीं चढ़ाया जाता, तो इसका मतलब ये कंडीशन बहुत कम रिस्की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement, HIV एक रेट्रोवायरस है, बिल्कुल सही है, it infects the destroy the CD4 lymphocyte, बिल्कुल सही है। The newer antiretroviral drugs are a cure for HIV infection, ठीक है, जो एंटीरेट्रोवायरल जो ड्रग्स है वो क्योर नहीं करती हैं, तो इसका मतलब क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अपीयर्स इन एड्स पेशेंट व्हेन द HIV हैज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन किसकी वजह से होंगे, ठीक है, जैसे माइकोबैक्टीरियम हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वो सबसे ज्यादा कब इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल रिड्यूस हो गया, बहुत नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, जो भी नंबर है हेल्पर टी सेल का रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब इम्यून सिस्टम अब ठप हो गया है, आगे सिग्नल जाएगा नहीं, इसका मतलब अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कब होंगे, जब नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल क्या हो चुका है, आपका रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ HIV, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या हो गया, एलाइजा हो गया, और जो वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, स्क्रीनिंग टेस्ट पूछा हुआ है, ठीक है।
और ये हमने अपना जो डिजीज कर ली है एड्स के बारे में, प्रिवेंशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वर्ल्ड एड्स डे और मैकेनिज्म और HIV की स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और हम ऐसे ही डिजीज करते जाएंगे, ऑलराइट। और जो नेक्स्ट जो डिजीज करेंगे वो होगी कैंसर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए चीजों को। मिलते हैं जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।